नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट के एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट में जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करने एंड साथ साथ में महाराष्ट्र में जो फूड लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र स्टेट में जो एग्री बिजनेस नेटवर्क है उसको प्रमोट किया जाएगा। एंड दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू अराउंड $100 मिलियन की है। सो बेसिकली दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा आइजोल जो कि मिजोरम की कैपिटल सिटी है वहां पर अर्बन मोबिलिटी के लिए $4.5 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। एंड नाउ महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी $100 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज, एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, इस तरह के थिंग्स पर काम किया जाएगा। एंड साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड 300 सब प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा और इसके अलावा 16 एग्जिस्टिंग जो पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज हैं उनको भी अपग्रेड करके एंड 3 न्यू को भी सेटअप किया जाएगा। एंड इसके लिए दोस्तों आने वाले समय में महाराष्ट्र स्टेट में 2 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है जर्मनी बेस्ड इंटरनेशनल कुरियर एंड पैकेट डिलीवर DHL एक्सप्रेस को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस ग्रोथ है उसको देखते हुए DHL की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका जो लॉजिस्टिक बिजनेस है उसको और भी तेजी से एक्सपांड करेंगे। एंड इसी के अंतर्गत इनिशियली उनके द्वारा इंडिया में उनकी एक न्यू कार्गो फैसिलिटी को सेटअप किया गया है, जिसको बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेब्लिश किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो DHL एक्सप्रेस है उनका कहना है कि इंडिया में उनका जो लॉजिस्टिक बिजनेस है वो काफी तेजी से ग्रो होता चला जा रहा है। एंड इसी के चलते करंटली उनकी जो लॉजिस्टिक हब है जिसको उनके द्वारा बेंगलुरु गेटवे कहा जाता है वो अपनी कैपेसिटी से बाहर काम कर रही है। एंड इसी के चलते उनके द्वारा उनकी इस न्यू फैसिलिटी को सेटअप कर दिया गया है जो कि अराउंड 2.5 एकर्स के एरिया में फैली है। एंड दोस्तों इसके जो ऑपरेशंस होंगे वो उनकी जो बेंगलुरु में एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उससे 4 गुना ज़्यादा होने वाले हैं। और इसी कारण इनकी जो न्यू फैसिलिटी है ये इनकी इंडिया से लार्जेस्ट फैसिलिटी बन गई है, जिसको सेटअप करने के लिए इनकी तरफ से 200 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है यानी कि राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले 5 सालों के अंदर अंदर 334% तक इंक्रीज कर गए हैं, जो दोस्तों इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात है। सो बेसिकली दोस्तों रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा एक मीटिंग हेल्ड की गई थी, जहाँ पर उनके द्वारा जो फॉरेन कंपनीज हैं जो कि डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनको इंडिया में डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि गांधीनगर में होने वाला है उसके लिए इन्वाइट किया गया है। एंड दोस्तों जो डिफेंस एग्जीबिशन होगा ये एशिया से लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला है, जिसको अगले साल कंडक्ट किया जाएगा। एंड यहीं पर उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि जो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले 5 सालों के अंदर अंदर 334% तक इंक्रीज कर गए हैं। एंड करंटली इंडिया से जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको 75 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो दोस्तों एक काफ़ी बड़ी बात है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स बनाए गए हैं, जिसके चलते हमारे देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स को भी सेटअप किया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी तरह से ग्रो होते रहेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों झारखंड स्टेट में जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको और भी इंप्रूव करने के लिए जो झारखंड गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनके स्टेट में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को स्टार्ट कर दिया गया है। एंड नाउ इसके अंतर्गत झारखंड स्टेट में वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन इन पर काम किया जाने वाला है। एंड इसी के अंतर्गत इनिशियली जो झारखंड गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनकी स्टेट में वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज करने एंड साथ साथ में जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिस्टोर करने के लिए 144 करोड़ रुपीज भी अप्रूव कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इस इनिशिएटिव के अंतर्गत झारखंड स्टेट में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा 192 पॉन्ड्स, डैम्स एंड अदर जो वाटर बॉडीज हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। एंड इन सबको रिस्टोर करने के लिए उनकी तरफ से 143.68 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाने वाले हैं। एंड इसके अंतर्गत जो सभी के सभी पॉन्ड्स, डैम्स एंड वाटर बॉडीज होने वाली हैं इनकी 100% कैपेसिटी को रिस्टोर किया जाएगा, जिसके चलते झारखंड स्टेट में जो इरीगेटेड एरिया है जो कि करंटली 2207 हेक्टेयर्स का है वो इंक्रीज होकर 13,365 हेक्टेयर्स तक पहुंच जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया से लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो को दिल्ली के और भी एरियाज में पहुंचाने के लिए एंड साथ साथ में वहां पर जो लोग रहते हैं जिनको अभी तक मेट्रो की अवेलेबिलिटी नहीं मिली है उनको मेट्रो की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करता है उनके द्वारा दिल्ली मेट्रो के लिए 3 न्यू लाइन्स को अप्रूव कर दिया गया है, जिसको दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत डेवलप किया जाने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो इनकी जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा है।
एंड इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए अराउंड 12,586 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और वहीं मेट्रो लाइन्स की बात करूं तो जो पहली लाइन है वो रिठाला से नरेला के बीच में होने वाली है, जिसकी लेंथ अराउंड 22.91 किलोमीटर की होगी। एंड वहीं जो सेकंड लाइन है वो लाजपत नगर से साकेत जीबी ब्लॉक के बीच में होगी, जो कि अराउंड 8.38 किलोमीटर लंबी होगी। एंड वहीं जो लास्ट थर्ड लाइन है वो इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच में होगी, जिसकी लेंथ अराउंड 12.37 किलोमीटर की होने वाली है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऑलरेडी ये जो लाइन्स हैं इनको अप्रूव किया जा चुका है। लेकिन दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड अगर किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 करोड़ से ज्यादा होगी तो उसका काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। और अभी दोस्तों हमारे जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तरफ से अप्रूवल दी गई है, इसके बावजूद भी ये जो प्रोजेक्ट है या फिर जो तीनों की तीनों लाइन्स हैं इनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दी जानी बाकी है। एंड जल्दी ही इनको उनके सामने भी प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में एयर कार्गो स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा हमारे देश में कृषि उड़ान स्कीम का सेकंड एडिशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम कृषि उड़ान 2.0 रखा गया है। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारे देश में कार्गो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा उसको सेटअप किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो जो कृषि उड़ान स्कीम है इसको सबसे पहले सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो हमारे देश में एग्रीकल्चर कार्गो है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे देश में जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं या फिर जो स्मॉल एयरपोर्ट्स भी हैं और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट, हिली एंड ट्राइबल रीजन्स में आते हैं, ये जो एग्रीकल्चरल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं इनको सेटअप किया जा रहा था। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत इन एयरपोर्ट्स पर जो एयर कार्गो ऑपरेटर्स थे उनको कोई भी पार्किंग फीस एंड साथ साथ में जो टर्मिनल नेविगेशनल फीस होती है वो भी पे नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन उस समय हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन थी उनके द्वारा एक कंडीशन रखी गई थी, जिसके अंतर्गत कोई भी एयर कार्गो ऑपरेटर जो कि टोटल कार्गो को ऑपरेट कर रहा है या फिर जो ट्रांसपोर्ट करने जा रहा है, अगर उसके टोटल वेट में से 50% से ज़्यादा वेट एग्रीकल्चर कार्गो का होगा तो उनको इस तरह की कोई भी फीस एंड चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड नाउ दोस्तों जो कार्गो ऑपरेशंस है इनको और भी इजी बनाने के लिए इसका जो सेकंड फेज है उसको लॉन्च कर दिया गया है। एंड इसके अंतर्गत हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनकी तरफ से कुछ और भी छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी एयर कार्गो ऑपरेटर जो कि कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा अगर उसमें से 50% से कम वेट भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होगा तो भी उसको इस तरह की कोई भी फीस एंड चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा इस कृषि उड़ान स्कीम के अंतर्गत स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर कार्गो है उनके लिए डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल्स को सेटअप किया जाएगा, जिनको हमारे देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर स्टेब्लिश किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है लग्जमबर्ग बेस्ड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल एंड जापान बेस्ड स्टील कंपनी निप्पॉन स्टील को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी का जॉइंट वेंचर है जिसको आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड भी कहा जाता है, उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका जो स्टील बिजनेस है उसको थोरोली एक्सपैंड करने के लिए इंडिया में हैवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते उनके द्वारा इंडिया में 1 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जो कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो दोस्तों जो आर्सेलरमित्तल है वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है एंड वही जो निप्पॉन स्टील है वो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। एंड दिसंबर 2019 में उन्होंने उनके इंडियन प्लांट्स के लिए एस्टर स्टील इंडिया लिमिटेड को परचेस कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। एंड दोस्तों ये इंडिया में आज तक की वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट डील मानी जाती है। एंड दोस्तों नाउ इन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंग जाते हुए उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में 1 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर की जाएगी। एंड इसके अंतर्गत उनके द्वारा इंडिया में न्यू एक्विजिशंस एंड न्यू प्लान्स को सेटअप किया जाएगा। एंड ऑलरेडी उनके द्वारा गुजरात के हजीरा में 50,000 करोड़ रुपीस एंड वहीं ओडिशा में भी 50,000 करोड़ रुपीस के प्लान्स पर काम किया जा रहा है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम से, जहां पर दोस्तों असम स्टेट में नेशनल वाटरवे 2 पीरियड के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया है कि असम का डिब्रूगढ़ जो कि एक वेल नोन इंडस्ट्रियल सिटी है उसको एक मेजर रिवर पोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसके चलते जो डिब्रूगढ़ है वहां पर जो रिवर पोर्ट प्रोजेक्ट है उसको भी फास्टैग बेसिस पर डाल दिया गया है। तो दोस्तों जो डिब्रूगढ़ है उसको एक मेजर रिवर पोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत इनिशियली यहाँ पर एक कार्गो टर्मिनल, एक टूरिस्ट जेटी एंड साथ साथ में रिवर फ्रंट प्लान किया गया है। एंड ये सभी के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं इनको बोगीबिल ब्रिज के पास में डेवलप किया जाएगा। एंड वही जो कार्गो टर्मिनल होगा इसको बोथ कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा। एंड जो पूरा का पूरा काम होने वाला है इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी असम एंड हमारी जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है उनके द्वारा हैंडल किया जाएगा। और क्योंकि इसका काम जो फास्टैग बेसिस पर डाल दिया गया है तो ये जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।